Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आप तक देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। At the stock markets, rising for the sixth straight day, Sensex climbs at 390 points, Nifty adds 114 points, Rupee appreciates by 9 paise against US dollar. Among corporate results, Reliance Jio's first quarter net profit jumps nearly 24%, but Ultratech Cement's net profit falls 7.5%. And RBI Governor Shaktikant Das says the rupee is holding up well relative to both advanced and emerging market economies. शेयर बाजारों में लगातार छठे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए सेंसेक्स 390 अंक बढ़ा, निफ्टी में 114 अंकों की वृद्धि हुई दर्ज, रुपए में डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की मजबूती आई। कंपनी परिणामों में रिलायंस जियो का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ लगभग 24% के उछाल में रहा, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट का शुद्ध लाभ 7.5% की गिरावट में रहा। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं दोनों के मुकाबले रुपए की स्थिति मजबूत बनी हुई है। शेयर बाजारों में लगातार छठे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की तेजी से 390 अंक बढ़कर 56,072 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की ही वृद्धि से 114 अंक बढ़कर 16,719 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% के नुकसान में रहा, हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock markets, rising for the sixth straight session, Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 390 points, 0.7% to close at 56,072 today. Nifty at the National Stock Exchange advanced 114 points, 0.7% to 16,719. In the broader market, the BSE mid-cap index shed 0.2%, but the small-cap index gained 0.2%. Sectorally, on the BSE, the BankX was a leading gainer, climbing 1.5%. The Finance Index advanced 1.4%. Basic Materials Index added 1.3%, and Realty and FMCG gained 0.4% each. Among declining indices, the Power Index slipped 0.9%. Tech and the Utilities Index dropped 0.8% each. IT and Telecom Index fell 0.7% each, and the Oil and Gas Index dropped 0.4%. और अब कुछ कंपनी रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास that we need to look at. That includes Reliance Industries, Ultratech and JSW Steel. And starting with Reliance Jio. Reliance Jio's June quarter profit jumped nearly 24% year-on-year to 4,335 crore rupees. The telecom operator's revenue in the same quarter grew 21.5% to 21,873 crore rupees. उधर अल्ट्राटेक सीमेंट ने जानकारी दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,582 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 1,700 करोड़ रुपए की तुलना में 7.5% कम है। इसी तिमाही में कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 11,830 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 15,164 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। स्टील निर्माता जेएसडब्ल्यू स्टील ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना संकलित शुद्ध लाभ लगभग 86% कम होकर 838 करोड़ रुपए दर्ज होने की सूचना दी है। और रुपए पर भी नजर डाल लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती से 79 रुपए 86 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और
पुनीत जी, इससे पहले कि हम रिजल्ट्स पर डिस्कशन करें, ओवरऑल अगर हम बाजार को देखें तो बाजार में हम कुछ हफ्तों से तेजी का माहौल देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वापस एक बुल फेज में आ गया है बाजार? ये मजबूती आपको कितनी स्थायी दिखाई देती है? सोनू, आपने और अर्जुन ने काफी जानकारी दी अभी, और मैं कहूंगा कि पूरी मार्केट को लेकर यदि हम देखें तो हालांकि वो कुछ मिक्स बैग है, लेकिन ज्यादातर जो खबरें हैं वो पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। और इस जो सप्ताह स्टॉक मार्केट में जंप आया वो काफी सब्सटेंशियल था। करीब 4% पूरे सप्ताह में निफ्टी में बढ़त देखी, 600 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में बढ़त आई, और सेंसेक्स में भी 2000 पॉइंट से ज्यादा बढ़त देखी। और ये जो गेन है पिछले 4 सप्ताह में, ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है साल, पूरे वर्ष 2022 में। तो आप इससे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मार्केट में एक सेंटिमेंट डेफिनेटली चेंज हुआ है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि जो कंपनी जगत के नतीजे रिजल्ट आप सुना रहे हैं, आपने रिलायंस जियो को बताया, JSW स्टील, अल्ट्राटेक, ये तीनों बहुत बड़ी कंपनीज हैं, निफ्टी के ये पार्ट हैं, और इनके जो रिजल्ट्स हैं मेरे मुताबिक वो उम्मीद से बेहतर है। हालांकि JSW स्टील के प्रॉफिट्स में कमी आई है, लेकिन ऐसी आशंका थी कि स्टील कंपनी तो काफी प्रॉफिट कमाएंगे, उससे बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट में है। बुल फेज कहना मुश्किल है। देखिए, बुल फेज जब हम कहते हैं तो वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी का एक माहौल होता है। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अभी भी कॉशियस रहना चाहिए, बट दे नीड नॉट बी पेसिमिस्टिक। पहले एक ऐसा माहौल था कि मार्केट में नाउमीदी का माहौल हो गया था, इन्वेस्टर्स को लगता था कि यहाँ से बाजार में बढ़ने में काफी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे लगता है वो सेंटिमेंट अब चेंज हो गया है और पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बट आई वुड बी स्टिल कॉशियस एंड आई विल स्टिल प्ले वेट एंड वॉच एंड देन इन्वेस्ट केयरफुली इन द मार्केट। So Puneet, when you advise our listeners on being cautionary in the market, are you reading the FII figures as net sellers in the equity markets today to the tune of 675 crore rupees, and the DIIs were the net buyers? They have been the net sellers in the previous sessions to FIIs being the net buyers. Why this turnaround today? Is that the reason why you're being cautioned? Arjun, in fact, if you look at FII figures for last 1 year, they have been extremely aggressive sellers in the market. And fortunately, this week, which went by, FIIs for the first time have actually been net buyers in the week. This is the first time in last almost 1.5 years. So clearly, I think this is a very big shift from the trend in the past. Today, of course, I think there was a lot of profit booking happening in certain sectors, and at the same time, we saw some fresh buying in other sectors. For example, FIIs, if you see, they have been very big sellers in financial sector stocks. They have been selling banking stocks for last 1 year. And in this week, we know that banking stocks were the best performers because FIIs were buying back many of their holdings. So clearly, I think FII situation is changing for the better. Of course, it will not be a one-way street where they keep on buying every day, but definitely, I think they are no longer one-way sellers in the market. The domestic institutions, of course, they still have net inflows from domestic investors through mutual funds. I think that will continue. So I think next couple of months are going to be very important. And if FIIs continue to be positive on the market, they continue to buy, then I think we could see much better levels in the days ahead. पुनीत, अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो हालांकि आज अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में मिड कैप लगभग 12.5% बढ़ा है। तो आपको लगता है कि इससे एक संकेत मिलता है कि ये जो रैली है ये ब्रॉड बेस्ड है? बिल्कुल। देखिए, और एक कमाल की बात सुनू ये है कि जब भी पहले मैं कई वर्षों का आपको अनुभव बता रहा हूँ, जब भी बाजारों में गिरावट आती थी, इंडेक्स में गिरावट आती थी, तो हम देखते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी नुकसान हुआ करते थे और उसमें एक्टिविटी बहुत कम रहती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जारी रही, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। ये बहुत एक बड़ा शिफ्ट है फ्रॉम पास्ट ट्रेंड, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी जो मिड कैप कंपनीज है भारत में, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो आज का दिन अगर आप छोड़ दें, और जैसा आपने कहा कि पिछले 5 सप्ताह में 12.5% मिड कैप इंडेक्स में गेन आया है, मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ऑफ कोर्स मतलब बीच बीच में आप देखेंगे कि कुछ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ गिरावट आ जाएगी कभी,
but overall trend for mid caps and small caps will be positive. Puneet, we read out Reliance Jio's quarterly profits, which went up 24% year on year. That's a telecom business. Looking at their oil and gas business, the gross refining margin is $22 per barrel. It's being cited as a windfall for the oil producing companies, especially when they've sourced Ural crude oil. Is the same story for other oil and gas companies, oil producing companies especially, and how do you see their valuations next week? So, Arjun, Reliance, interestingly, is more of a refining player. So, they're the world's largest refining capacity. So, they have been extremely benefited by the surge in refining margins, whereas many other companies actually have refining as well as marketing. So, there the profits are somewhat muted, and in some cases like ONGC, which is a pure producer of crude oil, so they don't have refining except MRPL. So clearly, I think in this situation, Reliance has been the most benefited by the jump in refining margins, and therefore we are expecting very big jump in the quarterly profits, which is likely to be announced very shortly. You mentioned Reliance Jio, that has also done very well. In fact, they have raised the average revenue per user, and that is what has contributed to increasing margins. So I think overall for Reliance, which is a very big stock in the index, it commands almost 11 to 12% weightage in the index. I think they're going to do very well. आपने अभी मेंशन किया कि कंपनी रिजल्ट्स का जो सीजन है वो अच्छा रहा है और उसने भी बाजार को बढ़ावा दिया है. बैंकिंग सेक्टर की अगर हम खासतौर पे बात करें तो काफी सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने लोन ग्रोथ काफी मजबूत दिखाई है. ये आपको कितना सिग्निफिकेंट लगता है? प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि हम कुछ पड़ोसी देशों में देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर काफी एक कहें कि वीक विकेट पर है. सो आपको लगता है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो मजबूती पर है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बैंकिंग सिस्टम होता है. तो कारण है कि जितना पैसा आप डिपॉजिटर्स का है या लोन एडवांसेस हैं या क्रेडिट ग्रोथ है, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है, वो सारा बैंकिंग पर निर्भर करता है. यदि बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाएगा तो कोई भी अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं कर सकती. हमने ये देखा है कि पूरे दौरान, चाहे पेंडेमिक की बात करें और उसके बाद जो पिछले कुछ दिनों हमने देखा काफी प्रेशर रहा वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, भारत का बैंकिंग क्षेत्र जो है वो और मजबूत होता रहा. और मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स रहे पिछले 2-3 वर्षों में, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि देखिए आज भी जो ओवरऑल बैंकिंग है देश में 70% जो है वो पीएसयू बैंक ही करते हैं. तो पीएसयू बैंक्स की जो बैलेंस शीट रिपेयर हुई और बेटर हो गई है, और प्रॉफिटेबिलिटी अब हम देख रहे हैं, रिमार्केबल प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो नंबर्स अभी तक आए हैं बैंक्स के. तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा ग्रोथ देखेंगे, और करीब 18 से 20% हम लोन ग्रोथ देख रहे हैं बैंकिंग में. तो ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरी इकोनॉमी को यदि आप देखें, क्रेडिट ग्रोथ अगर इतनी अच्छी है तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफी अच्छा इकोनॉमिक प्रदर्शन रहेगा. Puneet, you have on the 27th, you have the Fed Reserve's FOMC meeting. Then between August 1 and 5, you have the RBI's monetary policy being announced. So how important is that? Do you expect, according to experts, they expect the repo rate to go up or the discount rate to go up with the Fed? Do you see the net interest income of banks go up even further and therefore the valuation? So that does happen. So what we have seen is during the time when interest rates have gone up, in fact, the margins for banks have increased. Having said that, I think it's a double-edged sword because they get some losses on the treasury side. Irrespective of that, I think the US Fed, markets are prepared for 75 basis point hike by US Fed. That is already built into the stock market prices right now. Unless it is more than that. If it is more than 75 basis points, then I think markets will be somewhat shocked or may not welcome that. At the same time, in India, if you look at the RBI policy which will be announced on 5th August, I think again the markets are very well prepared for a 50 basis point hike. And anything beyond that would of course be unpleasant for the markets. So if you really ask me, I think markets are very well priced in these hikes going forward. Unless they're steeper, I think markets will not react negatively to them in a big way. आपने अभी कहा था कि इन्वेस्टर्स को हालांकि पॉजिटिव है पूरा सेंटिमेंट और ट्रेंड भी बाजार का पॉजिटिव है, कॉशियस रहना चाहिए. इसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि अब बाजार के लेवल्स बढ़ गए हैं, या स्टेडीली बने रहना चाहिए?
सुनो, देखिए, बाजार में दो प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक ट्रेडिंग, जो ट्रेडर्स कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बिल्कुल अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लगता है कि इस समय वैसे ये ट्रेडिंग मार्केट ज्यादा है। आपको जब मौका मिले आप नीचे शेयर्स खरीद सकते हैं, बाय ऑन डिप्स जिसे कहते हैं, और ऊपर जाते हैं तो आपको बेच सकते हैं। और मार्केट में मुझे लगता है ये ऐसा होता रहेगा। सेक्युलर अप ट्रेंड हो यहाँ से मार्केट में, ऐसा अभी मुझे नहीं लगता। हालांकि 2-3 महीने के बाद जब कंसोलिडेशन हो जाएगा तो शायद हम एक सेक्युलर अप ट्रेंड भी देख सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्टिव मार्केट में, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल एक्टिवली मैनेज नहीं करते, वो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ट्रेडिंग करना ठीक नहीं होगा। वो शायद इन्वेस्ट करते रहें, जैसे SI सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करते हैं। वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म मूवमेंट से वो अपने पोर्टफोलियो को कोई उससे फेरबदल ना करें। तो क्योंकि अगर आप 3 या 5 वर्षों की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम और बहुत अच्छे गेन्स देखेंगे स्टॉक मार्केट में। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहिए, और अगर मीडियम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो देन डेफिनेटली इज अ ट्रेडिंग मार्केट, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा कल अपनी ब्याज दरों में अनुमान से अधिक बढ़ोतरी करने के बाद एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। ECB ने कल अपनी प्रमुख जमा दर में 50 आधार अंकों यानी आधा % की बढ़ोतरी कर दी है। जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% की वृद्धि में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की बढ़त पर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.9% की बढ़त रही। लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% के नुकसान पर था और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। आर्थिक खबरों में निवेशक जापान के आज जारी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर गौर कर रहे थे। जापान में जून के दौरान मूल्यों में वार्षिक आधार पर 2.2% की वृद्धि दर्ज हुई। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने चीन में जीरो कोविड नीति और कड़े लॉकडाउन पर चिंताओं के चलते चीन के लिए वृद्धि के अपने अनुमान में कटौती कर दी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 2022 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान पिछले 5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों 0.3% की बढ़त पर थे और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की वृद्धि थी। इस बीच रूस का केंद्रीय बैंक आज ब्याज दर से जुड़ा अपना ताजा फैसला घोषित करेगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते मॉस्को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर नई दिशा दे रहा है। Puneet, very briefly, what's your take on the Central Bank of Russia? Its importance being in the background of the Ukraine-Russia conflict right now. How does the central bank operate in these circumstances where it has a direct impact on its currency as well? And with international sanctions, how does an economy like Russia survive? So Russian central bank has actually had a very roller coaster ride since start of Ukraine war in February. Initially, when the war started, the ruble had fallen very sharply, and they raised interest rates to 20%. In one go, they raised rates by 12%, and then gradually, as the ruble regained, they were able to cut interest rates. In fact, now Russia has been cutting interest rates for last many months because they had raised it initially at a very steep rate. So clearly, Russia has been trying to navigate this exchange rate and interest rate scenario. I think now the economy has stabilized. The exchange rates have also stabilized, and the interest rates are stabilizing. So I think the huge negative impact they had from war, most of that is gone away. So Russia is now in a much better place economically than it was, let's say, in February or March. Also, very briefly, in a global context, there are multiple economies like Sri Lanka who are defaulting on their bond payments, where the repayments are to be made in foreign exchange. Do you feel that touching Russia also? And what does this mean for a country like India? Is it advantageous or disadvantageous? So Russia, in fact, there's a technical default in Russia already because they do have the money to repay the bonds and the interest. Only thing, they don't have the mechanism to pay because they've been cut out of the international financial system. So there's a technical default in Russia, but I don't think investors are fretting because they know that whenever the sanctions are lifted, they will get paid the back interest. So Russia, of course, has not destabilized the international financial system. Secondly, in cases of countries like Sri Lanka, we have had
similar episodes, in Venezuela, in smaller countries in Latin America. There have been cases of default, and even in many developed economies like Greece, we saw a possibility of a default. So clearly, I think the world economy is capable of weathering these kind of situations. Of course, in Sri Lanka, the problem is different. I mean, that financial problem turned into a humanitarian problem, where they had political issues and they had many shortages. So I think as far as the economy is concerned, they were okay. They can deal with it, but the humanitarian problem, of course, is something to be looked at. पुनीत, एशियाई विकास बैंक ने चीन के जो ग्रोथ है उसके फोरकास्ट को कम किया है 5% से 4%, एंड क्लोजर होम भारत के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को भी उन्होंने 7.5% से 7.2% कर दिया है. आपको लगता है कि ये भी एक उत्साहजनक फिगर ही है, विच इज इन लाइन विद आरबीआई, एंड गिवन की ग्लोबल रिसेशन के डर है, ऐसे में अगर 7% से अधिक की वृद्धि दर का अनुमान दे रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज, तो ये भारत के लिए एक राहत की बात है? नहीं, देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो भारत की परफॉर्मेंस रही है, इवन जीडीपी ग्रोथ अगर आप बात करते हैं 7%, इतने बड़े चैलेंज के सामने जो ग्लोबल पूरी सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकली सब कुछ काफी चैलेंजेस हैं इकोनॉमीज के सामने. वी आर डूइंग बेटर. चाइना इनफैक्ट 4% पूरा साल का अनुमान है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था उनका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है उसके अंदर. एंड यू कैन इमेजिन कि चाइना जैसी इकोनॉमी $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कितना बड़ा उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में पड़ सकता है. तो मेरे ख्याल से भारत में का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है. चाहे हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, हमारा जो प्योर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है. दूसरा बड़ा फैक्टर रहा है जो एफआईआई की सेलिंग रही है भारत के अंदर, तो उससे जो रूपी पे प्रेशर आया. और मुझे लगता है सब चीजों को देखते हुए भारत का प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज फेसिंग द सेम चैलेंज. Well, let's have a look at what's happening in the U.S. markets. On Wall Street, key indices ended higher yesterday, boosted by a late afternoon rally and gains in heavyweight growth stocks, including Tesla. So, the Dow Jones Industrial Average rose 162 points, or 0.5%, to end at 32,037. S&P 500 gained 39 points, or 1%, to 3,999. And the Nasdaq Composite added 162 points, or 1.4%, to 12,060. Tesla shares shot up 9.8% after the electric vehicle maker late on Wednesday posted better than expected quarterly results, but AT&T tumbled after the wireless carrier cut its cash flow forecast, saying some subscribers were delaying bill payments. Amazon and Apple each climbed 1.5%, with both companies set to report their earnings on July 28. Puneet, very briefly, even on Money Matters, we had discussed on how the 10% inflation for consumers in the U.S. has not deterred the corporate earnings to go up by 12.5%. What are the producer price index numbers, the index that is targeted to businesses, and do we have a similar mechanism, or should we have a similar mechanism in India to understand what are the operating difficulties for companies when they face inflation? So, Arjun, in fact, in India also we have the PPI numbers. PPI basically tells you whether businesses are expanding or not, or at what pace they're expanding or contracting. And in India we have manufacturing PPI and we have a services PPI. So, because services in India is a bigger chunk of GDP, about 60-odd%, and manufacturing and others are smaller. So, but we do have PPI numbers in India, which is by a company called Market. And USA also, the PPI numbers are showing that they're still expanding. The figure above 50 shows that manufacturing is expanding. And in USA, again, like you said earlier, the consumer spending continues to be very robust, despite the fact that interest rates are higher and mortgage rates are higher. The fact is that American consumer has continued to spend in a very robust manner, and that has kept the economy afloat. आइए लौटते हैं भारतीय परिवेश में. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति मजबूत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत और लचीला है. मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के वार्षिक सम्मेलन में श्री दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है. चालू खाता घाटा मामूली स्तर पर है और महंगाई दर स्थिर हो रही है. वित्तीय क्षेत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत और मजबूत है.
गवर्नर ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण घट रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में है। इनफैक्ट आपने अभी बताया था कि कैसे जो भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर हम स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले 2 महीने से डाउनवर्ड ट्रेंड होना और आईआईपी ग्रोथ के जो लेटेस्ट मंथली फिगर्स हैं उनका लगभग 20% ग्रोथ दर्शाना, आपको लगता है कि ये फिगर्स शायद हमें राहत देंगे कि जो इन्फ्लेशन फाइटिंग मेजर्स है वो शायद ग्रोथ को उतना अफेक्ट ना करें? हाँ, देखिए अभी इन्फ्लेशन जो है वो 7% के लेवल पर है, जो कंफर्ट जोन के बाहर है। तो हमें चाहिए कि ये इन्फ्लेशन 5%, 4 से 5% रहे तो ये ठीक रहता है। मुझे लगता है कि ये फिगर हमारे पास ईयर एंड तक ये फिगर आ जाएगी और इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एम्पेरिकल डेटा की कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग डाउन। हैविंग सेड दैट, जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर बहुत चिंताएं सी हैं लोगों को कि 80 रुपये डॉलर हो गया, क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1 वर्ष में, जबकि बहुत चैलेंजेस है हमारे सामने, हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो सिर्फ $70 बिलियन कम हुए हैं। $640 बिलियन थे पिछले सितंबर में, और इस साल अभी तक जुलाई में वो करीब $572 बिलियन वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुए हैं। मुझे लगता है ये देखते हुए कि ऑयल प्राइसेस डबल से ज्यादा हो गए इस दौरान, इम्पोर्ट बहुत बढ़ गए हमारे, उस काफी अच्छा स्टेबिलिटी उसमें है, और आई हैव नो कंसर्न ऑन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मुझे लगता है कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। Puneet, to defend the valuation of our currency, the RBI has intervened and spent $15.5 billion of our reserves, and the highest peak of our reserves was $642.45 billion on September 3rd, 2021. Now it is $572.7 billion as of July 15. You're not concerned? No, not really. See, that is what foreign exchange reserves are meant for. I mean, we had reserves of more than $600 billion. So that is the cushion that you build for challenging times, and that is what it should be used for. And in fact, RBI was very smart. They had built up a very large position in the futures market, anticipating such a challenge, and they have been unwinding that position. So RBI has managed the foreign exchange reserves very well, and I think this figures that we have are actually very impressive. और आपको लगता है कि जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी पिकअप कर रहा है? जो लेटेस्ट फिगर्स आई है कि ऑटो सेक्टर में एक्सपेक्टेशन है कि 24% इंक्रीज होगा FY23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड सरपास कर जाएगा प्री पैंडेमिक लेवल्स को। ये आपको एक हार्टनिंग वो लगती है डेवलपमेंट? डेफिनेटली सोनू, उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जो क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं बैंकिंग में 18 से 20% की, वो बता रही है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस जो है बिजनेस का वो बढ़ रहा है, तो तभी वो बैंक्स में आप क्रेडिट ग्रोथ दिख रहे हैं। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ ना होगी तो क्रेडिट ग्रोथ होने का मतलब ही नहीं है। Let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices fell today on a weakening global demand outlook and the resumption of some Libyan crude oil output. So Brent crude futures fell $1.02 to $102.84 a barrel. The U.S. crude futures slipped $1.08 to $95.27 a barrel. Briefly, your take on the oil market. So oil, I think again the peak for oil is past us. Oil is now settling down between $90 and $100 a barrel for Dimex, and I think going forward situation will change further for oil prices to come down. So my own guess is that we are going to see oil trade in a narrow range between 90 and 100 and 105. और अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में वैश्विक संकेतों के अनुरूप सोने में 594 रुपए का उछाल आया और सोने की कीमत 50,341 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी 998 रुपए, माफ कीजिएगा 998 रुपए के उछाल से 55,164 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,718 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $18.81 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आपको क्या लगता है सोने का ट्रेंड किधर जाएगा? देखिए सोना यहाँ से थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। पीक 109 था डॉलर इंडेक्स का और अब करीब 107 वो आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स और थोड़ा नीचे आएगा, तो डेफिनेटली गोल्ड में यहाँ से मजबूती आ सकती है। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी शामिल होने के लिए कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines.
At the stock markets, rising for the sixth straight day. Sensex climbs 390 points. Nifty adds 114 points. Rupee appreciates for 9 paise against the US dollar. Among corporate results, Reliance Jio's first quarter net profit jumps nearly 24%, but Ultratech Cement's net profit falls 7.5%. And RBI Governor Shaktikant Das says the rupee is holding up well relative to both advanced and emerging market economies. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.